5 है, यानी इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, उसके साथ डेजर्ट इकोसिस्टम और उसके साथ टुंड्रा इकोसिस्टम, इन तीनों का हम कंपैरेटिव जो है वो क्या करेंगे, मतलब इनकी स्टडी करेंगे। ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड यानी जिस जमीन पर घास फूस वगैरह होता है। ठीक है। ग्रासलैंड नाम से जाहिर है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गिलगित में है, कश्मीर में है, वजीरिस्तान में है, चित्राल वगैरह में। ठीक है। यहाँ पे दो तरह की क्लाइमेट होती है। टेम्परेट क्लाइमेट जिसमें वुडी प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं होते, उनको बोलते हैं प्रेरीज। ठीक। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है जहाँ पे वुडी प्लांट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सवाना। ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बिल्कुल जैसे पीछे हम मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स को स्टडी करते आए हैं। रेनफॉल जो है वो 250 मिलीमीटर से 750 मिलीमीटर ये इसका एनुअल रेनफॉल है। ठीक है। कंप्लीट और कंटिन्यूस जो है वो कवर ऑफ ग्रास इसके ऊपर ऑल टाइम पूरी लैंड के ऊपर, तभी तो इसको ग्रास लैंड इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है। मतलब कंटिन्यूस जो है वो कवरिंग से बिछी होती है ग्रास, और मुख्तलिफ किस्म की ग्रासेस हैं, मुख्तलिफ जो है उसमें स्पीशीज आती हैं वेजिटेशन के लिहाज से, स्पीशी के लिहाज से। ठीक है। प्लांट्स इसमें कौन कौन से आते हैं? ग्रासेस आती हैं, लेग्यूम्स आती हैं और हर्ब स्पीशीज आती हैं। लेग्यूम्स उन प्लांट्स को कहते हैं जिनके साथ दानेदार फलियां लगती हैं। ठीक है। फली जिसके साथ जितनी भी हमारे पास पल्सेस आती हैं, दालें आती हैं, उन सब दालों के पौधों के साथ फलियां लगती है और उनके अंदर ये क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, ये पल्सेस, दालें। ठीक है। इस तरह की जितनी भी स्पीशीज हैं जिसके साथ फलियां लगती हैं, जिनके अंदर दाने जो ग्रेन्स की प्रोडक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेग्यूम फैमिली। ठीक है। ग्रासेस की इसके ऊपर लेयरिंग होती है। फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर है। फर्स्ट लेयर में कोई अलग किस्म की ग्रास होगी, सेकंड लेयर में कोई अलग किस्म की होगी, थर्ड लेयर में कोई वो टाइप के लिहाज से, वो स्पीशी के लिहाज से, वो क्वालिटी के लिहाज से, वो क्वांटिटी के लिहाज से क्या करता है? वेरी करता है। साइज जो है इसकी, ये इसमें मॉइस्चर कंटेंट्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है। और एक अरसा तक वो वाटर जो कंटेंट्स होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट्स होते हैं, वो तमाम प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं। उसके बाद फिर रेनफॉल की जरूरत पड़ती है, फिर पानी उसके अंदर स्टोर होता है, फिर वो एक अरसा तक मतलब उसको अवेलेबल रहती है, और फिर इस तरह से। और अगर कंटिन्यूसली जो है वो ड्राउट कंडीशन होगी तो फिर वाटर की क्या हो जाएगी? शॉर्टेज हो जाएगी। जितनी डीपर साइड, जितना नीचे जाएंगे, डीप जाएंगे, उतने हमारे पास वाटर कंटेंट्स क्या होंगे? कम होते जाएंगे। सॉइल क्या होती जाएगी? ड्राई होती जाएगी। इसकी सॉइल जो है वो इम्परमिएबल भी होती है सैलिनिटी की वजह से। एक्सेस ऑफ सॉल्ट कंटेंट्स, किसी भी एरिया के अंदर नमकियात का ज्यादा हो जाना, सैलिनिटी का जो है वो ज्यादा हो जाना, उसकी वजह से सॉइल जो है, सॉइल के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो हाईली परमिएबल होते हैं। वाटर कंटेंट्स जो है वो उन पोर्स के जरिए से क्या करते हैं? मूव करते हैं, सारे प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो जब सैलिनिटी जो है या एसिडिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है तो सॉइल की परमिएबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एनिमल्स, इसमें इंसेक्ट्स आते हैं, हर्बीवोर्स आते हैं, ग्रासहोपर्स एक्सेट्रा, सो मेनी स्पीशीज आर देयर। हर एक इकोसिस्टम के अंदर अलग एनिमल की टाइप्स, इस तरह से प्लांट की टाइप, सब के सब को व्हाइट बोर्ड पे एक ही बार मेंशन करना मुश्किल होता है। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स, वो एनिमल किंगडम एनिमलिया है वो स्पीशीज जो हर्ब्स को खाते हैं, जड़ी बूटियों को खाते हैं, दैट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रेडेटर्स आते हैं, जो दूसरों को अपनी खुराक को मतलब लेने के लिए दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स का शिकार करते हैं, वो प्रेडेटर्स होते हैं। लिजर्ड्स, फॉक्सेस, बर्ड्स, मशरूम्स एक्सेट्रा, ये सारी हमारे पास एनिमल लाइफ मौजूद है। नेक्स्ट इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो है 700 से 1500 ग्राम पर मीटर क्यूब एनुअली। इतना यानी इसके अंदर से ग्रास प्रोडक्शन जो एनिमल्स ग्रेजिंग के दौरान यूज करते हैं, या जिस तरीके से हम खुद उनको मतलब फीड करवाते हैं, जिस तरीके से भी इनकी प्रोडक्शन होती है, 5 से 10% जो है वो बराह रास्त ग्रेजिंग में था। जैसे हम मुख्तलिफ ये गंगा चोटी की साइड पे चले जाए, ये तोलीपुर की साइड पे चले जाए, मंजोसा की साइड पे, और कोई इस तरह की जगह है, तो एनिमल्स जो है वो हमें ग्रेजिंग करते हुए नजर आते हैं। तो वो जो खुद ग्रेजिंग करते हैं वो तकरीबन 5 से 10% होती है। उसके बाद
जो बाकी ये जो इतनी है ये उनको मुख्तलिफ तरीकों से काट कर उखाड़ कर मतलब जिस भी तरीके से प्रोड्यूस करवा के उनको दी जाती है। ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या है कि ह्यूमन इस तरह की ग्रास लैंड को क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जल्दी से इस्तेमाल कर लेते हैं, साइट को क्लियर कर किया, साइट को क्लियर किया और उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद जो है ग्रेजिंग एनिमल्स एज फूड करते ही रहते हैं, लेकिन अगर ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी, एक मखसूस लिमिट से ज्यादा वो वेजिटेशन को खा जाएंगे तो फिर सॉइल इरोजन होता है। इरोजन से क्या मतलब है कि जब भी बारिश होती है वो मिट्टी वहां से बह के चली जाती है, तो ऊपर वाले जो 4 से 5 सेंटीमीटर सॉइल होती है वो मोस्ट फर्टाइल होती है, वो रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होती है। तो जब बारिश के साथ वो बह जाती है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, जमीन कटाव का शिकार हो गई है, वो बंजर जमीन होती है, उसमें सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है, उसमें प्रोडक्शन जीरो हो जाती है। और मतलब ये इरोजन की वजह से या सैलिनिटी होगी या एसिडिटी होगी, एसिड सॉल्ट्स, ठीक है। और फिर आखिरी जो इसका ह्यूमन का जो बड़ा मतलब ह्यूमन की एक्टिविटीज की मदाखलत की जो बड़ा इम्पैक्ट है वो क्या है, डेजर्टिफिकेशन। तो जब सॉइल इरोजन का शिकार हो जाएगी, ग्रेजिंग ज्यादा हो जाएगी, या हम उसको क्रॉप प्रोडक्शन में ले आएंगे या किसी और मकसद के लिए मतलब उसमें से न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, तो फिर डेजर्टिफिकेशन यानी उसमें वो सहरा बनती जाएगी, मतलब जमीन जो कभी फर्टाइल थी वो फिर सहरा में तब्दील होती जाएगी, दिस इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेजर्ट इकोसिस्टम। सारा का जो इकोसिस्टम है ये वेस्टर्न पंजाब में जो है मियावाली और मतलब दूसरा हमारे पास है शायद क्या है, दूसरे सिटी का नाम भी आप देखें, इसको थर बोलते हैं, और सिंध के अंदर जो है जो सारा है जो रेगिस्तान है उसे थर बोलते हैं। यहाँ पर रेनफॉल कभी कभार होती है, कभी कभार वर्चुअली या फिर बिल्कुल नहीं होती, नॉट एट ऑल, ठीक है। और इसमें कोई वेजिटेशन नहीं है और एक्सट्रीम कंडीशंस है, टेम्परेचर हाई है, सैंड सॉइल के अंदर यानी सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा है, वाटर शॉर्टेज है। इसमें चंद एक जो स्पीशीज एनिमल्स और प्लांट्स की है जो कंडीशंस के साथ स्टैंड कर सकते हैं। रेन इसमें 25 से 50 सेंटीमीटर एनुअली है, ठीक है। और प्लांट्स इसमें बुशेस भी आते हैं, कैक्टस वगैरह आते हैं, ये ऐसे बुशेस यानी झाड़ियां हैं। और इस कैक्टस आपने देखा वो ग्रीन सा मतलब वो सॉफ्ट सा पौधा होता है, इनके बाद वैक्सी कोटिंग होती है, लेयर होती है जो लॉस ऑफ वाटर वेपर को थ्रू ट्रांसपायरेशन जब उसको अवॉइड करता है। फिर इनके अंदर स्पेशल किस्म के टिश्यूज होते हैं जो इनके मतलब वाटर को स्टोर कर लेते हैं, और फिर जब लंबे अरसे तक बारिश नहीं होती वैसे स्टोर वाटर को यूज करते हैं। एनिमल्स में हार्ट लिजर्ड्स है, स्नेक्स है, कैंगरू है, रैट्स है, बर्ड्स है, ठीक है। और डेजर्ट बिघॉर्न शीप है, कैमल है। और कैमल के बारे में ये भी है कि उसके स्टमक के 4 हिस्से होते हैं और वो अपर और लोअर हिस्सों में जो वाटर को क्या करता है, स्टोर करता है, और एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर इसी स्टोर्ड वाटर को वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। ह्यूमन के इंपैक्ट में क्या है कि ह्यूमन ने कोई इकोसिस्टम ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें उसने अपना कोई मतलब एक्टिविटीज की वजह से उसको डिस्टर्ब ना किया हो। हर इकोसिस्टम ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से डिस्टर्ब जरूर हुआ है, ठीक है। और फिर कुछ ऐसे मतलब डेजर्ट्स है जहाँ पे ह्यूमन की मतलब पॉपुलेशन बढ़ती है, वहाँ पे वो एरियाज पॉपुलेट हो गए हैं। तो जब वो पॉपुलेशन बढ़ी है तो इस वजह से वहाँ के जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं वो कम से कम होते गए हैं, और फिर उसने फेमाइन को जन्म दिया, कैद साली को जन्म दिया। जैसे इथियोपिया के अंदर 1980s के अंदर क्या आया, बड़ा फेमाइन आया था, उसके इफेक्ट्स आज तक मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास टुंड्रा इकोसिस्टम है, ये आइस फॉल्स के करीब है, ठीक है, आइस कैप्स के करीब है। प्लांट्स यहाँ पे कुछ फ्लावर्स है, विलोज है और लाइकन्स है। विलोज क्या है, कुछ इस तरह के वो दरख्त हैं, वुडी प्लांट्स है कि जिनकी हाइट चंद फीट होगी, लेकिन उनके जो ट्रंक है वो 50 इयर्स ओल्ड तक होंगे, ठीक है। और उसमें से फिर हमें मतलब वो हिस्ट्री का एक सिविलाइजेशन का भी मतलब हमें एक आइडिया होता रहता है, एवोल्यूशन वगैरह का भी होता है, ठीक है। उसकी हाइट जो है वो चंद 1 फीट होगी, ठीक है। और आगे मतलब कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ लीव्स होंगे, कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ बिल्कुल लीव्स नहीं भी होते, लेकिन उनमें वेजिटेशन का, फोटोसिंथेसिस का, लाइफ सपोर्टिंग का प्रोसेस चलता रहता है। एनिमल्स इसमें मॉस्किटोज आते हैं, डक्स आते हैं, रेनडियर्स आते हैं, और भी बहुत सारे सब एनिमल्स को यहाँ पर एक ही वक्त में मेंशन करना मुश्किल है, आप वहाँ पर उसको देख भी सकते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है वो मैंने आपको पहले बताया, विलोस है, तो ये अपने हिस्ट्री की तरफ ले जाते हैं, एवोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं, चेंजेस की तरफ लेके जाते हैं,
और फिर वो मतलब ट्रंक जो वो 50 ईयर ओल्ड होगा, लेकिन उसकी जो हाइट होगी वो 94 फीट होगी। तो वो फिर हमें सिविलाइजेशन की तरफ से या मतलब हिस्ट्री की तरफ जो है वो उस तरफ भी खींचता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन एंड इकोसिस्टम। तो कोई भी ऐसा इकोसिस्टम नहीं है जिसको ह्यूमन ने कंप्लीटली अनडिस्टर्ब छोड़ा हो। हर इकोसिस्टम जो है वो ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से बराह रास्त बिलावास्ता या बिलवास्ता जो है वो क्या हुआ है, मुतासर हुआ है, मतलब वो उससे उसका उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, जरा उर्दू की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है। तो मतलब ये है कि वो ह्यूमन का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक इकोसिस्टम में इफेक्ट जो है वो रहा है। उसकी एक्टिविटीज की वजह से कहीं पे ऐसा था कि उसको अपने फायदे के लिए मतलब वो चाहिए था, कहीं पे ऐसा था उसकी एक्सप्लोरेशन थी, उसने एक्सप्लोर किया है कायनात को, वसीरु फिल अर्ज, और जमीन में तुम घूमो फिरो उसको तस्खीर करो। तो उस नतीजे में यानी ह्यूमन ने हर एक चीज को जो है वो क्या किया है, टटोला है, टच किया है, डिस्टर्ब किया है। कहीं से उसको रिसोर्सेज जरूरत है, कई चीज पे वो बराह रास्त डिपेंड करता था, और कई चीजें ऐसी थी जो मतलब उसने अपने एक्सप्लोरेशन के लिए यूज की है। तो ये आपका चैप्टर एंड हो गया है, मतलब 5 लेक्चर इसके थे। इसमें अगर फिर भी कोई चीज ऐसी, कोई टर्मिनोलॉजी, कोई ऐसी चीज जो कंसेप्ट मतलब आपको क्लियर ना हो तो आप वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।